तो आज के इस वीडियो में हम लोग 59 से लेकर के 116 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहार, यानी लोहारगिरी यहाँ पर आर्यों द्वारा अपने अंदर व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यहाँ पर फिर से यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का संबंध यहाँ पर ऋग्वेद से है और धनुर्वेद का संबंध यहाँ पर यजुर्वेद से है। ये सभी के सभी उपवेद हैं दोस्तों और यहाँ पर संबंधित वेद हैं। गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 61 नंबर यहाँ पर पूछा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे और मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर कि किस वेद में जादुई माया या फिर वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जादुई माया या फिर वशीकरण का यहाँ पर वर्णन है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडल, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 65 नंबर की आर्य भारत में संभवतः आए हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ से आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आर्य भारत में आए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद गद्य रूप में रचित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद यहाँ पर गद्य रूप में भी रचित की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है 67 नंबर की सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो आपको बताना है कि इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 68 नंबर यहाँ पर बोला है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदत थी ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। यानी आपको बताना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण बहुत प्राचीन यहाँ पर सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था जो थी वो प्रचलन में कब आई। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, महाकाव्य काल, उत्तर वैदिक काल और सूत्र काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। उसके बाद अगला प्रश्न है 71 नंबर कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह का अर्थ यहाँ पर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब माना जाता है, जब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, पहले आपको बताना है इसी में से कि प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो प्रतिलोम विवाह माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ किसको कहा जाता था, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यौ यहाँ पर जौ को कहा जाता था, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जौ को यौ कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्रीहि शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। अथर्व का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पवित्र जादू। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर, और इसको हमको मिलाना है। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं और इसका करेक्ट आंसर हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा का संबंध यहाँ पर ध्वनि शास्त्र और कल्पसूत्र, कर्मकांड और निरुक्ति यहाँ पर शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र से यहाँ पर मिलान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला का पहला और दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 77 नंबर की प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्मृति यहाँ पर प्राचीनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रामायण, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीनतम पुराण है। तो यहाँ पर प्राचीनतम पुराण बताना है कि यहाँ पर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यहाँ पर प्राचीनतम पुराण है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती को। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई यहाँ पर क्या थी वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 83 नंबर, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रदेव। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 84 नंबर कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अनुलंघनीय कहा गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता में बताया गया है कि नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 86 नंबर कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रजापति। प्रजापति का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित करें। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर फिर से मिलान करनी है इसको। तो 87 नंबर के यहाँ पर हो जाएगा, मिलाते हैं हम लोग। पहला का यहाँ पर मिल जाएगा राजसूय यज्ञ को कहते हैं राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं, यानी पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। और यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किसी को कहते हैं? तो वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। और अग्निष्टोतम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर। 88 नंबर भी सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर दिया गया है और इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया ऋग्वेदिक में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परसुनी को रावी और शतुद्री को सतलज नदी, अस्किनी को चिनाब नदी और विपाशा को व्यास नदी यहाँ पर आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 79 नंबर में कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं? समान वर्ण या फिर जाति का विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह किसको कहते हैं? तो देव विवाह
पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर है 91 नंबर, 91 नंबर भी इसको मिलान करना है। तो इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। आसुर विवाह किसको कहते हैं? तो असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह किसको कहते हैं? तो पराजित राजा की कन्या या फिर अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। उसके बाद पैशाच विवाह किसको कहते हैं? तो पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करे या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 92 नंबर कह रहा है कि 3 रीढ़ में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है 3 रीढ़ में कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृ रीढ़ यहाँ पर शामिल नहीं है रीढ़ में। उसके बाद आगे दिया गया है 93 नंबर ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो आपको बताना है ऋग वैदिक काल से कौन सी संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति यहाँ पर संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित बताना है यहाँ पर मृदभांड संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। उसके बाद अगला प्रश्न है 95 नंबर की हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में अघण्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। गाय के लिए अघण्य शब्द ऋग्वेद में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 98 नंबर और यहाँ पर भी मिलान करना है, सुमेलित करना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा संग्रहित को यानी कोषाध्यक्ष यहाँ पर कहा जाता है, बागदूत को कर संग्रह करता, और उसके बाद छत या छत्री प्रतिहारी या फिर प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक को छता या फिर छत्री कहा जाता है। और उसके बाद अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक को अक्षवाप कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का यहाँ पर चौथा और यहाँ पर चौथा का तीसरा। इस तरीके से यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 99 नंबर की रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण देव को। वरुण देव को यहाँ पर ऋतस्य गोप कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 100 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या फिर समुद्र का देवता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं 101 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 3 क्रमों यानी पंगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु को। यहाँ पर विष्णुदेव को यहाँ पर उपक्रम कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूषण यानी विवाह का देवता को पूषण कहा गया है। रुद्र यानी पशुओं का देवता को रुद्र कहा गया है। घोष या फिर गौ इसको किसको कहा गया है? जगत के पिता को घौ कहा गया है। और अदिति देव के महान माता को अदिति कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 103 नंबर की मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो आपको बताना है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना बताना है कि किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान से यहाँ पर संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिकता
लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो लाक्षणिक विशेषता नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है ऋग वैदिक आर्यों की। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये बिल्कुल लाक्षणिक विशेषता नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आर्यों के संबंध का सूचक यहाँ पर कुभा नदी यानी क्रमु नदी यहाँ पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रीत में दूसरा नंबर दिया गया कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा इन दोनों में से सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी दोनों यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं 109 नंबर, यहाँ पर आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कुभा को काबुल से यहाँ पर मिला सकते हैं, यहाँ पर काबुल मिला दीजिए। आधुनिक नाम कुभा का यहाँ पर काबुल है, और परुशनी का यहाँ पर क्या है? रावी, और सदानीरा का यहाँ पर है गंडक, और सतुद्री का है यहाँ पर सतलज। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, 111 नंबर यहाँ पर पूछा है कि ऋग्वेद में सूक्त है, तो कितने सूक्त है आपको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, धर्म कौन सा था यहाँ पर बताना है पूर्व वैदिक आर्यों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ये धर्म उनका प्रमुखता था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 114 नंबर कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो आपको बताना है कि जो राजा विदेद माधव से संबंधित कौन से ऋषि थे। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगढ़। तो ऋषि गौतम रहुगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 115 नंबर की ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्या सूक्त। सूर्या सूक्त यहाँ पर विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। उसके बाद अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 116 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत को यहाँ पर सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपकी जितने भी प्रैक्टिस हैं वो कर लिए होंगे। तो और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।